सारा प्रणाम। सारा समय की इस खास चुनावी पेशकश दंगल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कन्नौज में, और कन्नौज की सीट हॉट सीट हो गई है क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर असीम अरुण। आज हमारे साथ वो बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं उनके अभी तक के सफ़र पर। पुलिस कमिश्नर से वीआरएस लेकर राजनीति शुरू करने वाले असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को कन्नौज के गौरनपुरवा गांव में हुआ था। असीम के पिता श्रीराम अरुण भी आईपीएस अफसर थे। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। असीम अरुण ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट फ्रांसिस स्कूल लखनऊ से की और उसके बाद अपना स्नातक पूरा करने के लिए दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज चले गए। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद वो कई जिलों में तैनात रहे। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से लेकर बलरामपुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गोरखपुर और आगरा में पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक जैसे पदों पर तैनात रहे। असीम अरुण एटीएस और वाराणसी जोन के आईजी भी रहे। असीम अरुण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा दल में भी शामिल रहे हैं। एसपीजी में क्लोज प्रेजेंटेशन टीम का भी नेतृत्व कर चुके हैं। उन्हें डायल 112 के कुशल नेतृत्व और देश की पहली जिला स्तरीय स्वात टीम गठन के लिए भी जाना जाता है। साल 2017 में यूपी चुनाव के बिल्कुल आखिर में 8 मार्च 2017 को असीम अरुण के नेतृत्व में आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से ही असीम अरुण चर्चा में आ गए थे। एडीजी के पद पर तरक्की मिलने के बाद उन्हें कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 16 जनवरी 2022 को असीम अरुण पुलिस की नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। असीम अरुण इस बार यानी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस सेवा में कमाल दिखाने वाले असीम अरुण बतौर नेता कमल खिला पाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं। कन्नौज सदर से आदरणीय असीम अरुण जी आए हैं, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं। उनके पास एक प्रशासनिक बहुत अच्छा अनुभव है और इसकी बहुत ही सकारात्मक छवि समाज में गई है, मतदाताओं में गई है। क्योंकि उनकी जो पीछे से कार्यशैली रही है, उनके पिताजी की कार्यशैली रही है और संयोग से कन्नौज उनकी मातृभूमि भी है, तो हर जगह से उनके लिए सकारात्मक ही है। और सबसे मुख्य चीज़ ये कन्नौज के जनता को दिख रहा है, मुझे भी स्वयं दिख रहा है इस चीज़ को, कि एक पढ़ा लिखा नेतृत्व जब होगा तो हमारी जो भी योजनाएं होंगी उनको काफ़ी गहराई से देखा जाएगा। केवल पूर्व की जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, कन्नौज के लिए उन्होंने काफ़ी सफ़ेद हाथी तैयार किए हैं, मेडिकल कॉलेज तैयार किया, ये तैयार किया, वो तैयार किया, लेकिन वो चाहे उनका शासन रहा हो, वहाँ पर छोटी छोटी कमियों की वजह से वो चीज़ें कभी शुरू नहीं हो पाती। अभी वो पूर्व में आईपीएस रहे हैं, अपने कानपुर में ही रहे हैं। उसके बाद में सदर में उनको भाजपा ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोगों को उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक 4-5 चुनाव हो चुके हैं, सदर में भाजपा खाता नहीं खोल पाई है। तो इस बार हम लोग खाता खोलने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टियों को हराने का काम करने जा रहे हैं। गाँव के विकास के लिए काम तो अभी चल रहे हैं, जो कर रहे हैं। कानून व्यवस्था अच्छी करवाई है, कानून के जानकार अच्छे हैं वो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हम लोगों के बीच में है, जुड़ाव बहुत अच्छा है उनका और व्यक्तित्व बहुत अच्छे हैं वो जी। तो सांस्कृतिक विकास, चाहे कुंभ का आयोजन हो प्रयागराज का, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का विकास हो, इससे लोगों को रोजगार भी मिला है और पर्यटन को बढ़ावा होते हुए राजस्व का भी लाभ। स्वागत है आपका सारा समय पर। बहुत धन्यवाद, ये अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। राजनीति पे हम लोग बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके पिताजी आईपीएस रहे, आपकी माँ एक जानी मानी लेखक थी। आपको कैसे लगा कि और कब लगा कि आपको आईपीएस बनना चाहिए और किस तरीके से आपने इस लक्ष्य को पाया? मुझे अब सोच के लगता है कि मेरे पिताजी इतने सफल पुलिस अफसर थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, वर्दी वो बहुत शान से पहनते थे, तो ज़्यादातर बच्चे अपने पिता को माता को देख करके आगे बढ़ते हैं और यही बात रही होगी। लेकिन इसके अलावा एक और भी है। कॉलेज मेरा जैसे ही पूरा हो तो मैंने 1 साल मीडिया में काम किया। नलिनी सिंह मैडम का उस समय एक शो आता था, हेलो ज़िंदगी, तो उस पर मैंने एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट 1 साल काम किया।
फिर मैंने करीब 1 साल बाद तुलना की कि मैं मीडिया में काम करूं या पुलिस में। तो मीडिया में भी जो आप कर रहे हैं उसमें बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद पहले पुलिस में एक ट्राई कर लूं। और फिर मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, मेरा दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और फिर मीडिया का सफ़र छूट गया, पुलिस का सफ़र शुरू हो गया। बहुत शानदार आपका करियर पुलिस में रहा, बहुत आपकी तारीफ हुई। आपके समय में आतंकी सैफुल्ला मारा गया, आप आईजी रहे, कमिश्नर हुए कानपुर के पहले, अब राजनीति में आप आ गए हैं। कितना फ़र्क है दोनों जो आपकी जर्नी है उसमें? जो फ़र्क नहीं है, मूल सिद्धांत जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाए, ईमानदारी से काम करो, सबसे शिष्ट व्यवहार करो, जो काम करो उसको परिपक्व तरीके से, परिपूर्ण तरीके से करो और साथ साथ सबको साथ लेके चलो, समावेशी व्यवहार करो। ये सिद्धांत हैं जो पुलिस में मैंने पालन करने की कोशिश की। राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में भी यही मुख्य 4 सिद्धांत हैं जिन पे मैं चल रहा हूँ और अभी तक लगभग 1 महीना हो रहा है जितना मेरा पार्टी के नेतृत्व से, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, तो ये चारों सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात करती है। हाँ, जो पुलिस का कैनवास था वो छोटा था, एक विभाग का था, बहुत महत्वपूर्ण विभाग था लेकिन छोटा था। राजनीति का जो कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है और सुरक्षा पे भी मैं काम कर सकता हूँ, प्रदूषण पे भी कर सकता हूँ, परिवहन पे भी कर सकता हूँ, तो कैनवास सब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्या मोटिवेशन था आपका राजनीति में आने के लिए और क्या मुख्य कारण था कि आपको लगा कि राजनीति में आ पाएँ? आप ऐसे पद पे थे जहाँ बैठ के आप वैसे भी जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में आप ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे, कैसे सोचा? इसमें शायद बड़ा परिदृश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चेष्टा कर रही है अपने नेतृत्व को और परिष्कृत करने की, 2 तरीके से। जो नेतृत्व कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपको जान के खुशी होगी कि निरंतर उनका प्रशिक्षण होता है, उनको तराशा जाता है, उनको परिपक्व किया जाता है। दूसरा, मेरे जैसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है विविधता के लिए भी और विशेषज्ञता के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अंदर कुछ देखा कि मैंने जो काम किया है, मेरी विशेषज्ञता जो है और जो छवि है, उसमें कुछ उनको ठीक लगा और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक सुझाव दिया 1 जनवरी को, इस साल के पहले दिन ही, कि क्यों ना आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विचार करें और कन्नौज जो आपकी मातृभूमि है उसको कर्मभूमि बनाएं। मुश्किल निर्णय था लेकिन पूरे परिवार ने इस पे सोच विचार के निर्णय लिया। माननीय योगी जी ने बहुत सारी मेरी शंकाएं दूर की और सबसे बड़ी शंका यही दूर की कि जो ये 4 सिद्धांत हैं मेरे, इनसे आपको हटना नहीं है, बल्कि आपको आमंत्रित ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप के मूल सिद्धांत सही हैं और उन्हीं पे पार्टी में आपको काम करना है। तो जब ये शंकाएं मेरी दूर हो गई तो मैं काम में जुट गया हूँ। 8 जनवरी को आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और लोगों को बताया कि आप बीआरएस ले रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसा कि आप जो है एक पद पर रहकर पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे थे और इसी के परिणाम स्वरूप आपको जो सीट दी गई है ये एक पुरस्कार के स्वरूप में दी गई। 2 बातें इसमें। पहला, सभी को अचंभा हुआ 8 जनवरी को जब मैंने ये घोषणा की, बल्कि बहुत से लोगों को लगा कि शायद मेरा फेसबुक हैक हो गया और पूछ रहे थे। ये मजाक की बात भी है लेकिन मैं इसको एक सराहना के रूप में लेता हूँ। ये इस बात की सराहना है कि मैंने अपने 28 साल के पुलिस के जीवन में किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई नज़दीकी नहीं बनाई, कभी भी किसी राजनेता से मैंने कोई नज़दीकी नहीं बनाई और जो भी मुझे पोस्टिंग मिली, तथाकथित अच्छी पोस्टिंग मिली, तथाकथित कम अच्छी पोस्टिंग भी मिली, लेकिन हर पोस्ट पे मैंने अपना पूरा योगदान करने की कोशिश की। दूसरी बात, जिन्होंने भी ये आरोप लगाया, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहा था या मेरी निष्पक्षता में कहीं भी कोई संदेह था। क्या 1 जनवरी 2022 से पहले कभी भी किसी समाजवादी पार्टी या किसी ऑपोजिशन के विधायक ने कहीं कोई शिकायत की या किसी ने कहीं कोई शिकायत की कि मेरा काम निष्पक्ष नहीं है? मैं कानपुर में था तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ऑपोजिशन के यानी नॉन बीजेपी 3 विधायक थे, तीनों से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे और सबसे ज़्यादा काम वही बताते थे और वही काम होते भी थे बहुत अच्छे से। तो खोखला आरोप तो अब लग सकता है क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, लेकिन अगर उसको किसी भी सबूत से बैक किया जाए, सब्सटैंशिएट किया जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मेरा काम बिल्कुल साफ रहा। ये भी बताना चाहूँगा कि 8 जनवरी को जब मैंने निर्णय लिया तो मैंने केवल 2
सरकारी हस्ताक्षर उसके बाद किए। एक अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन पे दस्तखत किया और दूसरा 8 दिन की छुट्टी पे दस्तखत किया। उसके बाद जैसे ही मेरा ये निर्णय हुआ, इसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर के रूप में काम नहीं किया, क्योंकि गलत होता, ये शुचिता के विपरीत होता। और जैसे ही मेरा निर्णय हुआ राजनीति का, मेरा पुलिस का जीवन समाप्त हो गया। 8 दिन की मैंने छुट्टी ली और फिर मैं रिटायर हो गया। सपा का गढ़ कहा जाता है कन्नौज। 2002 का चुनाव हो, 2007 का हो, 12 का हो, या फिर 17 में जब मोदी और योगी की एक बड़ी लहर चल रही थी, उसमें भी सपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की। क्या लगता है आपको, कितना मुश्किल आपका मुकाबला यहाँ रहने वाला है? जो गढ़ वाली बात है, इसका मूल है वोटों की ठेकेदारी और वोटों की खरीदारी। आप देख रहे होंगे कि ये धंधा अब खत्म हो गया है। भारत का, उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का वोटर बड़ा होशियार है। अब वो किसी को अपना वोट बेचता नहीं है, वो किसी को ठेकेदारी करने का मौका नहीं देता। ये ठेकेदारी धर्म और जाति के आधार पर चल रही थी कि अमुक धर्म के लोग फला पार्टी को ही वोट करेंगे, अमुक जाति के लोग फला पार्टी को ही वोट करेंगे। इसको पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में और लगभग 7 साढ़े 7 साल में राष्ट्रीय स्तर पे ध्वस्त किया गया। और ये बहुत ही सुखद चीज़ है। हमारा लोकतंत्र अब परिपक्व हुआ है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी से हर जाति के लोग जुड़े हैं, हर धर्म के लोग जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो मोर्चे हैं वो भी सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं, सभी के मुद्दे उसमें शामिल करते हैं। तो जो चुनौती है इसमें वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कुछ है। सारा वोटर फ्री है और वोटर देख रहा है कि विकास किसने किया और विकास कौन करेगा। ये राजनीति अब खत्म हो गई कि मैंने वोट दिया और फला भैया या फला बहन मुख्यमंत्री बन गए और मैं खुश हूं उस बात से। नहीं, अब आज का वोटर, आज का नागरिक देख रहा है कि किसने उसको आवास दिया, शौचालय दिया, गैस दी, राशन दिया, सम्मान निधि दी। जब इतना कुछ एक व्यक्ति को मिल रहा है, कोरोना में समर्थन दिया, फ्री का टीका लग रहा है, तो एक व्यक्ति अब तुलना कर रहा है कि उसको 5 साल पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था और आज उसको इतनी सब चीज़ें मिल रही हैं। साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने 5 एक्सप्रेसवे तैयार किए, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बखूबी किए। मेट्रो कानपुर की अभी मेरे सामने उद्घाटन हुआ और इसके बावजूद इतना पैसा बच गया कि हर एक को समर्थन दिया गया। ये हर आदमी देख रहा है और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में पिछली बार से भी बड़ा प्रचंड बहुमत मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति परिपक्व वोटर के रूप में अब आ चुका है। 300 से ऊपर सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन कन्नौज सदर की बात करें तो 2452 वोट का अंतर था, बहुत छोटा मार्जिन था। ये क्या इस बार ये खत्म हो जाएगा? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये मार्जिन जीत तो होगी और बहुत बड़ा मार्जिन होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कारण ये कि नागरिकों का जो मूड मुझको दिख रहा है, पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले 5 साल में और जो हमारा अगला संकल्प पत्र है, दोनों में बड़ा समन्वय है। एक ही उदाहरण दूंगा, किसान सम्मान राशि के रूप में 6,000 रुपये पिछले वर्षों में दिए गए, अब उसको डबल करके 12,000 किया गया। मतलब कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो हवाई वादा हो, जो हमने किया हम उसको अब आगे और बढ़ाएंगे। तो नागरिक समझ रहे हैं कि ये ज़मीनी मजबूत पार्टी है और जो वादे हैं वो हो भी चुके हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं। सबसे पहले सुरक्षा का, जो सुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, ये सब लोग देख रहे हैं। आप कन्नौज में आप किसी से पूछेंगे, 5 साल पहले सूर्यास्त के बाद कोई सड़क पर निकलता नहीं था, अभी आप रात को देखिए तो पूरे लोग घूमते हैं आराम से, क्योंकि सुरक्षा अच्छी हुई है। दूसरा, विकास, जितनी सारी विकास की योजनाएं हैं और विशेषकर जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद की गई है। मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, खासकर कोरोना में जब लोगों की नौकरियां गईं, घर में मृत्यु हुई, तो सरकार ने आगे बढ़ के हर तरीके से समर्थन दिया। सम्मान का मुद्दा भी है। पहले आप देखते थे बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति तोड़ने की कितनी घटनाएं होती थी, मंदिर मस्जिद में कुछ बदतमीजी कर दी, कुछ तत्व फेंक दिया, झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है। अब नहीं होता ये, क्योंकि अब कभी जब हुआ भी तो ऐसी कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई
NSA लगाया गया, जिससे कि अपराधियों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है, और ये काम योगी जी ने किया है। कानून का राज स्थापित करके। पहले समय में ऐसा लोग सोचते थे, मुख्यमंत्री का मतलब व्यक्ति का राज, जो मुख्यमंत्री ने कहा वो होना है। क्षेत्र लेवल पे वो विधायक हो जाते थे कि विधायक ने कहा ये होना है। नहीं, हम सब कानून के नीचे हैं। हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है। योगी जी को आप देखें, अपराध होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा कानून के राज की है। और जब भी पुलिस वालों ने गलती की तो पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि पुलिस भी कानून के राज के नीचे है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, अपराधों पे रोक लगी है। काम पूरा हो गया क्या? नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम बहुत सारा हुआ है। और जनादेश मिलने पे 5 साल और तेजी से और ज़्यादा बड़ा काम होगा। डायल 112 को आपने हेड किया है। समाजवादी पार्टी ये दावा करती है और हर जगह ये बोलती है कि डायल 100 उनकी देन है। जब भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार आज की डेट में यूएसपी है उसकी, लॉ एंड ऑर्डर। कितना मुश्किल था, क्योंकि आप उस समय पुलिस में थे, कितना बदलाव किया गया पुलिसिंग में और कितना मुश्किल था लॉ एंड ऑर्डर को इस व्यवस्था में लाने में? देखिए, कोई कहे कि डायल 100 किसी पार्टी की देन है, ऐसा नहीं है। डायल 100 1964 से चल रहा है और हर सरकार ने उसमें टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार किया, कुछ गाड़ियां बढ़ाई। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, 100 नंबर, और अब वो 112 उसका नंबर हो गया। तो किसी भी पार्टी को इस तरीके से एक पुलिस की संस्था को पॉलिटिकली कहना कि ये मेरा, ये बहुत गलत है। और इस पर हर सरकार ने सुधार किया है। समाजवादी पार्टी ने भी सुधार किया, उसकी मैं सराहना करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उसको और आगे बढ़ाया। जो लगभग 1.5 साल में प्रभारी था 112 का, वो समय था जब कोरोना की लहर बहुत तेज थी, पहला लॉकडाउन था। और मैं समझता हूँ ये मेरा परम सौभाग्य था कि उस समय पहले लॉकडाउन में जब योगी जी ने 30 दिन तक महसूस किया कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा होगा, जिनको दवाई नहीं मिल पा रही होगी, तो योगी जी ने आदेश किया कि पुलिस की जो फ्लीट है ये इस समय खाली है क्योंकि लॉकडाउन है, तो क्या हम राशन, पानी, दवाई आदि इससे भेज सकते हैं। और उस पर जल्दी से एक योजना बनी, विज्ञापन और सबको सूचित किया गया। परिणाम ये कि जहाँ पे हमको 15,000 कॉल एक दिन में आते थे, हमको 45,000 कॉल प्रतिदिन आने लगे। और पुलिस की जो फ्लीट थी वो अचानक खाना, राशन, पानी बांटने वाली फ्लीट हो गई। आप समझ सकते हैं कि ये काम आसान नहीं था, इसको रातों रात परिवर्तन सारे सिस्टम में करने पड़े। और मैंने बहुत सारे गुनाह किए होंगे, जब ऊपर मेरा हिसाब होगा तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने एक ठीक काम भी किया था, एक पुण्य किया था। और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि कोरोना के समय में 112 में प्रभारी था। कुछ राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि असीम अरुण ध्रुवीगढ़ की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल विपरीत। जो मुझे क्यों आमंत्रित किया भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी विशेषज्ञता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, जो विविधता मेरे अंदर है। और मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर, पार्टी में या अगर अवसर मिलेगा तो सरकार में, जो मैंने लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझको आता है,
वो काम मुझसे पार्टी लेना चाहेगी। रही बात राजनीतिक यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, तो मैं अपने विधानसभा कन्नौज सदर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं जीतूंगा, अच्छे मतों से जीतूंगा। तो इतनी ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसमें होगी। कन्नौज की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और रोजगार या फिर शिक्षा का जो यहाँ पर क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके लिए आप क्या बेहतर कार्य करेंगे? शिक्षा में बहुत सारा काम हुआ और बहुत सारा काम अभी बाकी है। जो ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया उससे आप देखेंगे तो हमारे सारे विद्यालय बहुत अच्छे हुए, और जो हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट है कोविड के बावजूद बहुत बढ़ा है इस साल में। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यालयों का स्तर अच्छा हुआ। लेकिन क्या ये काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम पूरा नहीं हुआ। और जनादेश मिलने पे अगले 5 साल में शिक्षा का स्तर ऐसा करना है कि किसी को प्राइवेट स्कूल जाने का शौक हो तो जाए, लेकिन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बराबर हो, बल्कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो। ऐसी दिशा में हमको बढ़ना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। नई मशीनें मेरी जानकारी में आया कि हमारे जिला अस्पताल में लगी हैं, कैपेसिटी बढ़ी है, डायलिसिस सेंटर बन रहा है, लेकिन ये भी अपर्याप्त है। आने वाले समय में मेरी चेष्टा होगी कि सरकार की नीतियों के तहत संकल्प पत्र के अधीन रहते हुए आयुष्मान भारत की जो सेवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें। हमारी सरकारी कैपेसिटी बहुत सारी बढ़े, जिससे कि लोगों को लखनऊ या कानपुर केवल अति विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जाना पड़े, बाकी सारे इलाज तहसील स्तर पे या जनपद स्तर पे हो जाए। एक चर्चा बहुत आम है खासतौर से कानपुर में, क्योंकि कानपुर में आपको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, मंत्री भी बनाए जा सकते हैं या कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मुझे एक टास्क दिया गया, मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया कि मैं अपनी मातृभूमि कन्नौज से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य भी है। मैं अपने इतने सारे रिश्तेदारों से रोज़ मिलता हूँ, पिताजी के सहपाठियों से मिलता हूँ, और बहुत संतुष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है। चुनाव मुझे आशा है कि अच्छा रहेगा, सफल होगा, और फिलहाल मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। एक मॉडल के रूप में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को विकसित करूँगा। सपा का गठबंधन का जो समीकरण है वो हमने देखा इस बार। क्या लगता है आपको कि भाजपा का कितना नुकसान सपा करने वाली है जो ये गठबंधन है उसके थ्रू? पिछला गठबंधन जो था वो सभी का गठबंधन था, कोई बचा ही था गठबंधन में, और उसके बावजूद आपने देखा कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही। अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी विकास पे काम करती है और विकास के नाम पे वोट मांगती है, साथ साथ सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की बात करती है। जो भी पार्टियां गठबंधन बना रही हैं ये केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक पार्टियां हैं। लोगों को ये स्पष्ट दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, आज कोई भी नागरिक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि मैंने वोट दे दिया और भैया मुख्यमंत्री बन गए, मैं खुश हूं। नहीं, वो स्वयं देख रहा है कि उसका सुख सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें क्या प्रगति हुई। साथ साथ जो मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग है वो देख रहे हैं कि उनको क्या मदद मिली। तो सामाजिक न्याय भी लोग देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोग देख रहे हैं। तो जो गठबंधन है वैसे भी खैर पहले के मुकाबले बड़ा छोटा सा गठबंधन है, और ये गठबंधन कभी प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि विकास की राजनीति अब आ चुकी और आगे रहेगी हमेशा। चुनाव की बात हो और कांग्रेस की चर्चा ना हो तो ये बेमानी होगी। कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस अभी दम भरती है कि वो चुनाव में बरकरार है, लेकिन उतनी ताकत के साथ कांग्रेस नहीं दिखती। क्या कहना है? आपकी बात सही है, कांग्रेस ताकत के साथ नहीं दिखती। मेरी विधानसभा में भी कांग्रेस ताकत के साथ नहीं दिखती। मैं तो केवल यही सोचूंगा कि अगर कांग्रेस वाकई गंभीर होती तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी जरूर चुनाव लड़ रही होती, और वो भी मैदान में होती और हम लोग देखते। आप फील्ड पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जातिवाद की बहुत बात होती है। आप एक दलित समाज से आते हैं, ये भी कहा जाता है कि आपको एक बड़ा दलित नेता बनाने की तैयारी कर रही है भाजपा। क्या आपको लगता है कि जात पात की राजनीति अभी भी चल रही है या चलनी चाहिए? जाति एक सत्यता है, और मुझे लगता है कि हम और आप अपने जीवन में जातिवाद को और प्रभावी तरीके से खत्म होते हुए देखेंगे। जो कास्ट पॉलिटिक्स आज है भारतीय जनता पार्टी में जो दिखेगी वो इस नेचर की है कि हर एक को प्रतिनिधित्व
मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जाति आधार पे वोट मांगना शुरू कर दिया जाए तो वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी कोई जाति आधार पे वोट नहीं मांग रही। हाँ, मैंने देखा जितना मेरा अभी समय पार्टी में हुआ है कि कोई भी समिति बनती है, निर्णय होता है, तो उसमें पहले काबिलियत के अनुसार लोगों को लिया जाता है।